नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अगर डीएडीआर का आज के डेट का परसेंटेज हम देखें तो 8वां पे कमीशन में कहीं भी हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 या ज्यादा से ज्यादा 2.08 के बीच में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आखिर क्या फॉर्मूला है, ऐसा आखिर क्या तरीका है जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास पहुंच जाए, जिसको लेकर के अभी मंथन चल रहा है। 25 फरवरी 2026 से जो दिल्ली में जेसीएम की मीटिंग चल रही है विभिन्न संस्थाओं के साथ, उसमें इन्हीं चीजों को लेकर मंथन चल रहा है, जिसका एक रिपोर्ट आगे आपको समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जिससे फिटमेंट फैक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो और पेमेंट पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सके। इसको लेकर के आगे एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, जजमेंटों को लागू करते हुए भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसको लेकर भी आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारी है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ही तरीके का आदेश एक को लागू कर दिया गया, दूसरे को नहीं लागू किया गया, जो कहीं ना कहीं बड़ी विसंगति को जो है पैदा कर रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श का ऑडिट होने वाला है और स्पर्श का ऑडिट किन चीजों को लेकर होगा, स्पर्श के कौन से पहलुओं को ऑडिट करने की जरूरत है, वो अब पेंशनर से फीडबैक ले करके स्पर्श का उन्हीं चीजों के ऊपर ऑडिट होने वाला है, जिसको लेकर के एक लेटर सामने आया है। वो भी आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि स्पर्श में बहुत सारी विसंगतियां हैं और स्पर्श का ऑडिट होना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। चलिए अब दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, बड़ी खबर, स्पर्श का होगा ऑडिट, वो भी पेंशनर से मिले फीडबैक के हिसाब से ऑडिट का दायरा बनाया जाएगा। लेटर हुआ जारी। जी हां, एक लेटर जारी किया गया है। चलिए सीधे सीधे उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को भेजा गया है। इसमें अहम जानकारी है दोस्तों, नवंबर का लेटर है, लेकिन लेटर अहम है क्योंकि इस लेटर में किस तरीके से पेंशनर से डिटेल्स लेकर के जो है ऑडिट किया जाएगा स्पर्श का, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, अभी देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज न्यू दिल्ली अंडर CAG of India is planning to conduct audit of SPARS, which is a portal used by PCDA Pension Prayagraj for authorization and disbursement of pension to retired personnel of defense services. For the purpose of pilot study has been conducted at PCDA Prayagraj and CGDA New Delhi। यानी कि एक स्टडी भी हो चुका है ऑडिट को लेकर के। अब आगे जो जानकारी है वो अहम है, देखिए, We are in the process of identifying our focus area for audit। यानी कि कौन से एरिया में जो है ऑडिट होना चाहिए, फोकस का एरिया कौन सा होना चाहिए, क्या डाटा में गलती है उसको फोकस होना चाहिए, या कहीं पेंशन का जो मैसेज वगैरह गलत समय से निकाला जाता है वो फोकस होना चाहिए, या क्या ऐसा चीज स्पर्श के अंदर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बोला गया है, एज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस ऑफिस इज सीकिंग व्यूज ऑफ पेंशनर्स। देखिए, पेंशनर्स का व्यू लिया जा रहा है, साथ ही साथ डिपेंडेंट्स, बेनिफिशियरीज रिगार्डिंग पेंशन डिसबर्समेंट अलोंग विथ देयर सजेशंस। यानी कि पेंशनर्स से भी फीडबैक लेकर के, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के ऑडिट कराया जाए, ऐसा जो है सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इन दिस रिगार्ड अ क्वेश्चनेयर कॉपी अटैच हैज बीन फॉर्मुलेटेड which has been forwarded to Secretary Kendra Sainik Board with a request to get the same filled up by beneficiaries through selected जिला सैनिक बोर्ड list and closed। यानी कि कुछ सिलेक्टेड जिला सैनिक बोर्ड्स को एक पूरा सवालों का लिस्ट भेजा गया है केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से, और उनसे जो फीडबैक आएगा, पेंशनर से उन सवालों को लेकर फीडबैक दिया जाएगा, उसी फीडबैक के बेस पर आगे स्पर्श का ऑडिट होगा। बहुत अहम है दोस्तों। आगे देखिए, वी सीक योर काइंड कोऑपरेशन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ दिस ऑडिट। इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी डायरेक्शंस मे काइंडली बी इश्यूड टू द कंसर्न्ड विंग्स एज वेल एज सेक्रेटरी KSB फॉर फैसिलिटेटिंग द एंड ऑडिट प्रोसेस। यानी कि ऑडिट होगा, स्पर्श का ऑडिट होगा,
कौन सी बिंदुओं के ऊपर ऑडिट करना है, ये डिटेल्स भी पेंशनर्स से लिया जाएगा। कुछ सिलेक्टेड जिला सैनिक बोर्ड से ये डाटा लिया जाएगा। देखिए ये पूरा लेटर है, अहम लेटर है दोस्तों। आने वाले समय में जब स्पर्श का ऑडिट होगा तो हम आशा करते हैं कि स्पर्श की जो विसंगतियां हैं उनको सही करने में इस ऑडिट से मदद मिलेगी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में डीए के हिसाब से तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 तक ही रहेगा। तो वो क्या है जो फिटमेंट फैक्टर को 3.0 या उसके पार ले जाएगा? मंथन शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, हम अगर आज के डेट का डीएडीआर का परसेंटेज देखें जो 58% है, जनवरी 2026 से 60% हो जाएगा। तो इस डीएडीआर के साथ हम कितना भी कैलकुलेशन कर लें, कितना भी बढ़ोतरी लगा दें, हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है ये लगभग 1.92 से 2.08 तक ही पहुंच रहा है। ये सबको पता है, आप सब भी इस बात को मानते हैं। तो फिर ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या जो है तरीका अपनाया जाए जिससे कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो या उससे पार चला जाए? क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं ने जो फिटमेंट फैक्टर है 3 के ऊपर की भी मांग की है। तो उनके पास ऐसी क्या दलीलें हैं, उनके पास ऐसा क्या जस्टिफिकेशन है जिसको लेकर के अभी जो 25 तारीख से मीटिंग चल रहा है उसमें भी ये बातें डिस्कस हो रही हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट सामने आया है, जो न्यूज का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर 3 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर जाने का क्या फॉर्मूला हो सकता है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जागरण बिजनेस की रिपोर्ट है जो आप यहां देख पा रहे हैं, 27 फरवरी 2026 की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के जरिए आगे समझाऊंगा कि जो मंथन चल रहा है आखिर फिटमेंट फैक्टर या ये जो 66% बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जा रहा है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। अब देखिए हाइलाइट्स क्या है। फैमिली यूनिट 3 से 5 करने की प्रमुख मांग है। जो अभी मांग चल रही है, जो मंथन चल रहा है, जो मीटिंग हो रहे हैं, उसमें भी ये बेहद अहम मुद्दा है। उसके साथ दूसरा, बेसिक सैलरी में 66% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। ये अगर हो जाए तो ये हो जाएगा। आगे फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में भी होगा सुधार, कैसे होगा वो डिटेल समझते हैं। देखिए नई दिल्ली से ये रिपोर्ट आई है, 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 66% तक उछाल आ सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर परिवार की गणना 3 की बजाय जगह पर 5 यूनिट पर की जाए तो न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन तीनों में बड़ा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, और ये कैसे होगा आगे समझिए। देखिए क्योंकि ये जो फैमिली यूनिट का ही ये ऐसा मसला है जो आगे जो है फिटमेंट फैक्टर में अच्छा खासा उछाल ला सकता है। नहीं तो डीएडीआर तो आप सबको पता है कि डीएडीआर पिछले 10 सालों में केवल 60% ही पहुंचा है। तो आप देखिए, दरअसल नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए एक साझा मांग पत्र तैयार करने को राष्ट्रीय राजधानी में हफ्ते भर की बैठक बुलाई है। अब वहां पर जो डिस्कशन चल रहा है उसी का हवाला देते हुए बताया गया है, यह मांग देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, करीब 69 लाख पेंशनर से जुड़ी हुई है। चर्चा का सबसे अहम मुद्दा है फैमिली यूनिट 8 सीपीसी में का विस्तार किया जाए। अब देखिए, अब यहां पर आगे देखिए, इससे पेंशन में भी किस तरीके से इजाफा होगा वो भी डिटेल्स यहां पर दिया गया है। ये वाला अहम पॉइंट है। देखिए, फैमिली यूनिट में माता पिता भी हों शामिल। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा, उनका कहना है कि असल में कई कर्मचारियों अपने आश्रित माता पिता का खर्चा भी उठाते हैं, इसलिए फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 की जानी चाहिए। और यही चीजें जो मीटिंग चल रही है वहां भी चर्चा हो रही है दोस्तों। क्योंकि न्यूनतम वेतन सीधा सीधा, अब ये है बहुत अहम, इसको आपको समझना है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि निम्नतम वेतन सीधा सीधा यूनिट की संख्या से जुड़ा होता है, इसलिए 3 से अगर 5 यूनिट होने पर बेस कैलकुलेशन वैल्यू में गणितीय रूप से 66.67 की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि फैमिली यूनिट में जैसे ही इजाफा हो जाएगा, जो बेस है, सबसे नीचे जो लेने वाले पेमेंट लेने वाले हैं उनके पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66.67%। और यूनियनों का दावा है कि इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में करीब 66% तक का उछाल आ सकता है। यानी कि फैमिली यूनिट बढ़ाने से जो नीचे लेवल का कर्मचारी है उसका पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसे उसका पेमेंट बढ़ोतरी हो जाएगा, फिर आगे उसके ऊपर के स्लैब को ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा। यह एक फॉर्मूला जो है निकाला गया है ज्यादा फिटमेंट फैक्टर के लिए। आगे देखिए,
ये देखिए, तो ऊपर खिसक जाएगी सैलरी मैट्रिक्स। जैसे ही नीचे लेवल का अगर बेसिक जो है बढ़ जाए तो बाकी ऊपर वालों का ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खिसकती चली जाएगी। ये यहां पर फॉर्मूला जो है डिस्कस किया जा रहा है, वैसा फॉर्मूला बनाया जा रहा है ताकि अच्छा खासा बढ़ोतरी मिल सके। और जो ईयरली इंक्रीमेंट है उसको भी 3% से 7% तक की मांग की गई है, ताकि पे कमीशन लागू हो जाने के बाद आने वाले सालों में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी होता रहे। तो ये एक फॉर्मूला है। साथ ही साथ एनपीएस से ओपीएस में बदलने की भी मांग है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि फैमिली यूनिट को लेकर के अभी चर्चा है कि अगर फैमिली यूनिट बढ़ा दिया जाए, फैमिली यूनिट को अगर 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए, तो यही एक ऐसा फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में 3 पॉइंट के आसपास का फिटमेंट फैक्टर दिला सकता है। नहीं तो डीएडीआर के बेस पर नहीं होने वाला। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों। अब दोस्तों ये बेहद अहम जानकारी है। ईएसएम स्टेटस एमएसपी 10,800, 21,000, 10,800 जो अभी मिल रहा है, और 8वें पे कमीशन के लिए प्रपोज्ड है 21,000 एमएनएस के लिए। ठीक है, उनके लिए ईएसएम का स्टेटस भी लागू हो चुका है। जवानों को क्यों कम एमएसपी 10,800 अगर एमएनएस का है तो जवानों का एमएसपी 5,200 है, क्यों कम? उसके साथ साथ बड़ा सवाल ईएसएम स्टेटस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। जी हां, डीएससी के फेवर में है, लेकिन वैसा ही जजमेंट जब एमएनएस के लिए आ गया तो पूरे एमएनएस को ईएसएम का कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा ही जजमेंट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डीएससी के फेवर में भी है, वो आगे भी दिखाऊंगा। और देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी क्यों एक्स सर्विसमैन की सुविधा नहीं है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? जी हां, ये दोहरा मापदंड है। चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको जजमेंट दिखा देता हूं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वो जजमेंट है जो एमएनएस के फेवर में आया था। ठीक है, एमएनएस के फेवर में जो जजमेंट आया था इसको पहले समझते हैं। हूबहू ऐसा ही जजमेंट दोस्तों डीएससी के फेवर में भी आया हुआ है, और ये वाला एमएनएस वाला जजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए अप्रैल 2025 की ये खबर है। ये 16 अप्रैल 2025 को जजमेंट आया था, और माननीय कोर्ट ने क्या कहा था? माननीय कोर्ट ने कहा था, ये देखिए 22 नंबर पैराग्राफ में बताया गया है कि एमएनएस को एक्स सर्विसमैन का जो है फायदा दिया जाए, उनको एक्स सर्विसमैन के क्राइटेरिया में रखा जाए, उनको एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में रखा जाए। ये माननीय कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये देखिए। और इसी जजमेंट के बेस पर उनको एक्स सर्विसमैन का जो है कोटा दे दिया गया, उनको लागू कर दिया गया, जिसको लेकर के अब रक्षा मंत्रालय ने लेटर भी जारी किया है, वो दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये लेटर है 25 फरवरी का, जो कि केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ये देखिए, ग्रांट ऑफ स्टेटस ऑफ एक्स सर्विसमैन टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पर्सनल। ये देखिए लेटर जारी हो गया, गैजेट भी जारी हो गया, और उनको चाहे कभी के भी रिटायरी हो, उनको अब एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए। ये साफ साफ इस लेटर में लिखा हुआ है। आप ज्यादा समझना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस लेटर के मूल अंश को आप समझ लीजिएगा। लेकिन अब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट दिखाता हूं, उसको देख के फिर बात करते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही ये दूसरा जजमेंट है। अब देखिए, ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ जजमेंट है, ये देखिए। और ये जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक्स सूबेदार ऑनरेरी मुरलीधरा पानीकर, इनके बीच में ये केस था। और इसमें जजमेंट क्या आया, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जो जजमेंट माननीय कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। और ये आपका जजमेंट नहीं है, 21 अगस्त 2024 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए। माननीय कोर्ट ने साफ साफ इस केस में भी कहा है कि डीएससी को भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दें। जी हां, इन पेंशनर को जब एक्स सर्विसमैन का स्टेटस देने के लिए बोला गया तो पूरा जैसे एक केस के बेस पर एमएनएस का तो सबको लागू कर दिया, अब उसी एक केस के बेस पर डीएससी को कहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, डीएससी के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे दीजिए। ये देखिए, यही बोल दिया है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए एक्स सर्विसमैन, ये देखिए उनको एक्स सर्विसमैन का ये ऑल दैट द अपीलेट वे डायरेक्टेड टू do was to consider the request of the respondent for treating him as an ex-serviceman and extending him the benefits as are granted to ex-serviceman। ये देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में इस तरीके से एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ग्रांट करने के लिए बोला गया है, डीएससी के पेंशनर के लिए भी। डीएससी का केस है दोस्तों ये। लेकिन एक तरफ तो एमएनएस का जब जजमेंट आया तो उनको लागू कर दिया एक्स सर्विसमैन का स्टेटस,
दूसरी तरफ डीएससी के पेंशनर के लिए क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को डीएससी के लिए भी एक सर्विसमैन का स्टेटस जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि उनके फेवर में भी माननीय कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर डीएससी के पेंशनर हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा अहम मुद्दा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।